हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। हम लोग जो बिहार स्पेशल की सीरीज़ चल रही थी, आज उसमें हम देखेंगे बिहार की मिट्टी के बारे में। तो सर्वप्रथम देख लो, मृदा किसे कहते हैं। मृदा जो भूप्रपटी है हमारी, उसकी सबसे ऊपरी परत होती है। और यहाँ पे देख लो, पृथ्वी के ऊपरी सतह पर फैले मोटे, मध्यम, बारीक और कार्बनिक और अकार्बनिक मिश्रित कणों को ही हम मृदा कहते हैं। ये आपसे कभी नहीं पूछा जाने वाला है कि मृदा क्या है, किसे कहते हैं। ये आपको कभी नहीं पूछा जाने वाला है। आपसे बस यही पूछेगा, सीधा पूछेगा कि ये मृदा है तो इसमें किस चीज़ की मात्रा की कमी होती है, इस मृदा में किस चीज़ की खेती होती है, और ये मृदा बिहार के किस तरफ पाई जाएगी। ऐसे ही प्रश्न पूछेगा सीधा सीधा। तो ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग कि पृथ्वी की ऊपरी सतह पर फैले मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक और अकार्बनिक मिश्रित कणों को हम मृदा कहते हैं। देखो, मृदा का निर्माण कैसे होता है। मृदा का निर्माण अपरदन के द्वारा होता है। मृदा के निर्माण में कई कारण होते हैं, लेकिन मुख्य कारण अपरदन होता है। अब देख लो, अपरदन किसे कहते हैं। अपरदन का मतलब होता है कि जो चट्टानें होती हैं उस पर ताप का, दाब का, हवा का, बारिश का, ये बहुत सारी चीज़ों का इस पर प्रभाव पड़ता है, जो चट्टानों को धीरे धीरे करके बारीक बारीक कणों में तोड़ती रहती है। और फिर इससे जो है ये बारीक बारीक कण जो है पानी के माध्यम से, हवा के माध्यम से जो है आते रहते हैं और आकर मैदानी क्षेत्रों में या फिर और भी कहीं पर भी जो है ये इकट्ठा होते जाते हैं, और जिससे मृदा का निर्माण होता चला जाता है। तो देखो, मृदा का निर्माण चट्टानों के टूटने तथा इसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के फलस्वरूप होता है। मृदा के निर्माण स्थलाकृति, वर्षा, आर्द्रता, तापमान, प्राकृतिक वनस्पति आदि मतलब इसकी मुख्य भूमिका होती है। इन चीज़ों की मुख्य भूमिका होती है। सबसे ज़्यादा मृदा के निर्माण में मुख्य भूमिका होती है किसकी? अपरदन की। जब चट्टानें अपरदित होती हैं तभी मृदा का निर्माण होता है। अब देखो, मृदा विज्ञान को, ये फैक्ट है सीधा मृदा मतलब मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं? मृदा विज्ञान कहते हैं। या डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि मृदा के अध्ययन को क्या कहा जाता है, और वहाँ पे पेडोलॉजी दिया होगा, पेडोलॉजी। तो मृदा का अध्ययन किस में करते हैं? पेडोलॉजी के अंतर्गत करते हैं हम लोग। और ये विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अच्छा, ये तो बिहार की मृदा है। बिहार की मृदा के पहले हम लोग देखेंगे कि अपने भारत में, पूरे भारत के अंदर कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है। पूरे भारत में लगभग 8 प्रकार की मृदा पाई जाती है। और ये 8 प्रकार की मृदा कौन बताता है हमको इन 8 प्रकार की मृदा के बारे में? ICAR। ये जो भारतीय मृदा का जो वर्गीकरण किया गया है, ये USA की तर्ज पे किया गया है। ये फैक्ट है, इसको आप लोग याद रखो। ICAR के द्वारा, यानी कि इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। तो इसके द्वारा जो भारत की मृदा को 8 पार्टों में बांटा गया है, वो USA की तर्ज पे बांटा गया है। और जो प्राचीन काल में मृदा को माना जाता था, भारतीय मृदा को जो प्राचीन काल में माना जाता था, प्राचीन काल की बात करो, प्राचीन काल में भारतीय जो मृदा थी, ठीक है, तो इसको सिर्फ 2 भागों में बांटते थे। एक है उर्वर मृदा, और एक है अनुर्वर मृदा, ठीक है। एक मतलब उपजाऊ मृदा होती थी, एक अनुपजाऊ मृदा होती थी। तो ये चीज़ प्राचीन काल में 2 भागों में बांट दिया जाता था मृदा को, ऐसे ही। और जो ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा जो बांटी गई है मृदा भारत की, उसको 8 पार्टों में बांटा गया है। 8 पार्टों में बांटा गया है। और ये जो 8 पार्टों में बांटा गया है, ये वर्गीकरण, यानी कि इस मृदा के वर्गीकरण को हमने अडॉप्ट किया है। कहाँ से अडॉप्ट किया है? ये चीज़ हमने अडॉप्ट किया है USA से। USA के संविधान से कह रहे हैं, USA की जो मतलब USA में जो मृदा का वर्गीकरण किया गया है, वहीं से हमने इस चीज़ को अडॉप्ट किया है। अब देख लो, ऐसे भी पूछ लेता है कि इनमें से कौन सी
मतलब भारतीय मृदा नहीं है, ऐसे भी प्रश्न आ सकता है। तो 8 प्रकार की जो है भारतीय मृदा होती है। इसमें जो सबसे बड़ा जो है मृदा समूह जो है वो जलोढ़ मिट्टी का है। जलोढ़ मिट्टी का है। ये जो है लगभग 40%, सारी मिट्टियों में ये 40% पाई जाती है और सबसे बड़ा क्षेत्र इन्हीं का है। ठीक है। तो 8 प्रकार की मृदा में जैसे एक हो गई जलोढ़ मिट्टी, एक होती है लाल मिट्टी या फिर इसी को पीली मिट्टी भी कहते हैं। पीली मिट्टी लाल क्यों होती है? ये आयरन ऑक्साइड, इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है इसीलिए लाल होती है। पीली, इसको पीली मृदा क्यों कहते हैं? पीली मृदा इसलिए कहते हैं क्योंकि जो है इसमें जो है ना, जब ये पानी भर जाता है, लाल मृदा में जो पानी भर जाता है तो पानी भरे रहने के कारण ये जो लाल मृदा है ये पीली दिखाई देती है। इसी कारण से इसको हम जो है पीली मृदा भी कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि पीली मृदा क्या होती है, मतलब लाल मृदा कहो या फिर इसी को पीली मृदा कहो। फिर एक होती है लैटेराइट मृदा, लैटेराइट मिट्टी होती है। और एक होती है लवणीय मृदा होती है। फिर एक होती है पर्वतीय मिट्टी, एक होती है पीटमय मिट्टी, एक होती है मरुस्थलीय मिट्टी। ऐसे ऐसे करके भारत के अंदर 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। और इस मतलब भारत की मिट्टियों को कौन डिवाइड किया है? ICAR। आप लोग ये बताओ ICAR की स्थापना कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करो आप लोग इसको, ICAR की स्थापना कब की गई थी। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि मृदा अध्ययन को क्या कहा जाता है। पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदा का अध्ययन किया जाता है, मृदा विज्ञान, या फिर इसी को हम मृदा विज्ञान कहते हैं या फिर पेडोलॉजी कहते हैं। इंग्लिश में पेडोलॉजी, हिंदी में मृदा विज्ञान कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे। देखो, बिहार एक मैदानी राज्य है जहाँ पर लगभग 90% क्षेत्र जलोढ़ को ही अपोढ़ भी कहा जाता है यहाँ पे, और कछारा भी कहा जाता है, मिट्टी पाई जाती है। तो बिहार में मिट्टी उत्तर बिहार एवं दक्षिण बिहार निम्नलिखित रूपों से विभाजित किया गया है। यानी कि जो गंगा नदी है वो बिहार को 2 पार्टों में डिवाइड करती है। तो ये उत्तर का पार्ट हो गया और ये दक्षिण का पार्ट हो गया। तो 90% तो बिहार में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, या फिर इसी को अपोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है, इसी को कछारा मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है। तो अब देखेंगे हम लोग कि उत्तर बिहार में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है और दक्षिण बिहार में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है। देखो, उत्तर बिहार में पर्वतपादी मिट्टी पाई जाती है, तराई मिट्टी पाई जाती है, पुरानी जलोढ़ पाई जाती है। पुरानी जलोढ़ को बांगर भी कहते हैं, हमको पता है। पुरानी जलोढ़ और नई जलोढ़ कैसे बनती है? जलोढ़ मिट्टी, जहाँ नई जलोढ़ को खादर कहते हैं। खादर मिट्टी मतलब जहाँ पे नदियों का जल हमेशा जहाँ पे पहुँच जाता है, हर साल जहाँ पे नदियों का जल पहुँच जाता है, वहाँ पर जो नई मिट्टी बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम जो है नई जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, और इसको खादर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और नवीन जलोढ़ यानी कि खादर मिट्टी। देखो, उत्तर बिहार में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, फिर से देख लो। पर्वतपादी मिट्टी, यानी कि पर्वतों के पैर पे, यानी कि पर्वतों के जो मतलब ढलान होती है नीचे की तरफ जो होता है, उस पे ये मिट्टी पाई जाएगी, पर्वतपादी मिट्टी। तराई मिट्टी हमको पता है कि ये जो है हिमालय का जो इलाका होता है उसमें सबसे निचली शिवालिक श्रेणी है। शिवालिक श्रेणी के नीचे जो पाई जाती है उसी को हम तराई क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है। तो तराई मिट्टी हो गया। और पुरानी जलोढ़ का मतलब जहाँ पे नदी का जल हर साल नहीं पहुँच पाता है उसी को पुरानी जलोढ़ कहते हैं, और इसी का नाम बांगर मिट्टी भी है। और नई जलोढ़ को खादर मिट्टी कहते हैं। अब दक्षिण बिहार में देख लो कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है। एक टाल मिट्टी, कगारी मिट्टी, पुरानी जलोढ़ को देखो यहाँ पे क्या कहते हैं? करैल या फिर केवाल मिट्टी। और लाल पीली पलथर मिट्टी। ठीक है। लाल पीली मिट्टी कह लो या फिर पलथर मिट्टी भी इसको कहते हैं। अब देखो आगे देखो उत्तर बिहार की मिट्टियों में। अब उत्तर बिहार की मिट्टी में हमने कितनी तरीके की मिट्टी पढ़ी? 4 तरीके की। एक पर्वतीय, एक तराई, एक जो है पुरानी जलोढ़, एक नई जलोढ़ को खादर, पुरानी जलोढ़ को बांगर। ठीक है। अब देखो उत्तर बिहार की मिट्टी का निर्माण हिमालय से निकलने वाली गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, उसकी सहायक नदियों से हुआ है। और उत्तर बिहार की मिट्टी को 4 उपभागों में बांटा जाता है। उत्तर बिहार की मिट्टी को 4 उपभागों में बांटा जाता है। अभी हमने बताया ना कौन कौन सी। एक
पर्वतपादी मिट्टी, पर्वतपादी मिट्टी यानी कि जो पर्वतों के नीचे पाई जाती है, यानी कि पर्वतों के पाद पे यानी कि उसके पैर पे एकदम निचली सतह पे जो पाया जाता है उसको पर्वतपादी मिट्टी कहते हैं। अब देखो पर्वतपादी मिट्टी देख लो यहाँ से, यह मिट्टी पश्चिमी चंपारण, यह मिट्टी पश्चिमी चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग के सुमेश्वर श्रेणी के आसपास पाई जाती है। सुमेश्वर श्रेणी कौन सी श्रेणी है? यही जो शिवालिक श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी है जो हिमालय की जो शिवालिक श्रेणी है उसी का एक पार्ट फैला हुआ है ये पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण में, इसी को हम सुमेश्वर श्रेणी कहते हैं। और ये सबसे ऊंची पहाड़ी भी है, बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? सुमेश्वर श्रेणी है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। देखो एक सेकंड, पर्वतपादी मिट्टी जो है यह मिट्टी कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी चंपारण से उत्तर पश्चिमी भाग के सुमेश्वर श्रेणी के आसपास पाई जाती है। इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होने के कारण मृदा में नमी पाई जाती है, और अधिक उपजाऊ होती है। यह मृदा मुख्य रूप से धान, गन्ना आदि की खेती के लिए अनुकूल होती है। अब देखो सीधा प्रश्न आपसे पूछेगा कि पर्वतपादी मिट्टी जो होती है, पर्वतपादी मिट्टी जो है इस मिट्टी में कौन सी खेती की जाती है, किस प्रकार की खेती की जाती है? तो सीधा आप बताएंगे गन्ने की खेती होती है और धान की खेती की जाती है। ठीक है, अब दूसरा वाला देखो, तराई मिट्टी देख लो। तराई मिट्टी, इस मिट्टी का विस्तार बिहार के उत्तरी सीमा और पश्चिमी चंपारण से लेकर पूर्वी किशनगंज 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है ये। ठीक है, तो समझ में आया आप लोगों को कि तराई मिट्टी जो है, तराई मिट्टी कहाँ से कहाँ तक है? ये उत्तर सीमा पर पश्चिमी चंपारण से लेकर पूर्वी किशनगंज तक है। ये पूर्वी किशनगंज तक 5 से 7 किलोमीटर की एक पट्टी बनी हुई है, चौड़ी पट्टी है, इसी में ये तराई मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे आगे की तरफ। इस मिट्टी में कहीं कहीं पर कंकड़ रेत की अधिक मात्रा पाई जाती है। कई जगहों पर दलदली भूमि का विकास भी इसी मिट्टी में हुआ है। आपसे पूछेगा तराई मिट्टी। अब देखो तराई जो होती है ना, तराई मिट्टी जो होती है ये जैसे नदियों का जहाँ से नदियाँ उसमें प्रवेश कर जाती हैं, जैसे मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती हैं, उसी इलाके को हम तराई वाला इलाका बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसमें कहीं कहीं पर कंकड़ की मात्रा होती है, कहीं कहीं पर रेत की मात्रा होती है, और कहीं कहीं पर जो है दलदली भूमि का भी विकास हुआ है इसमें। यह मिट्टी किस कलर की होती है? भूरे कलर की होती है, और इस मिट्टी में धान, पटसन, गन्ने की खेती के लिए अनुकूल है। किसकी खेती के लिए? धान की खेती के लिए, पटसन की खेती के लिए और गन्ने की खेती के लिए। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे किशनगंज है, हमको बताओ किशनगंज क्यों फेमस है बिहार के लिए? सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है बिहार में? किशनगंज में। और सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है बिहार में? औरंगाबाद में होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ के देखो क्या है। पुरानी जलोढ़ को बांगर कहते हैं। इस मिट्टी का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहाँ बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुँच पाता है, हमने पहले ही बताया इस चीज़ को। इस मिट्टी का विस्तार घाघरा गंडक दोआब बूढ़ी गंडक के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। देखो मैं बता दे रहा हूँ, देखो ये है बिहार, ये बिहार है। अब ऐसे बही है कुछ गंगा नदी। अब जो है घाघरा नदी कैसे आती है? घाघरा नदी यहाँ से आ रही है, और गंडक नदी यहाँ से आती है, और फिर बूढ़ी गंडक नदी ये है। फिर इसके बगल में कौन सी नदी है? इसके बगल में बागमती है, बागमती के बाद में कमला है यहाँ पे, कमला के बाद में कौन सी नदी आती है? कोसी। अब कोसी और बागमती और कमला किस में फाइनली जाके मिलती है? कोसी में। और यहाँ पे कौन सी नदी है? यहाँ पे है आपकी महानंदा नदी। ठीक है, और इधर आपकी कर्मनाशा है, और पुनपुन है, फाल्गु है। ठीक है, और यहाँ पे क्यूल करके एक है, यहाँ पे अजय नदी एक निकलती है। तो ये सारा रफ मैप आपके दिमाग में होना चाहिए, तो चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोगों को रफ मैप याद है उस चीज़ का जो हमने ऊपर पढ़ाया है, तो चीज़ें रटने की कोशिश नहीं करेंगे आप लोग दिमाग लगाएंगे और उस रफ मैप पे कार्य करेंगे, और जो है चीज़ों को तुरंत पकड़ लेंगे। कि जैसे किशनगंज बिहार का पूर्वी ज़िला है। अब किशनगंज में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अब देखो एक चीज़ हमने बताया था गया के बारे में। गया जो है सबसे गर्म भी है, सबसे गर्म ज़िला भी है बिहार का, और सबसे ठंडा ज़िला भी है बिहार का।
ठीक है। तो चीज़ें आप मतलब उससे मैप से याद करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से याद होगा। बाकी जिसका जैसे भी याद होता है सिर्फ याद करो और अपने एग्ज़ाम हॉल में अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग जलोढ़, पुरानी जलोढ़ मिट्टी के बारे में देखेंगे। जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है प्रतिवर्ष, उसी मिट्टी को पुरानी जलोढ़ कहते हैं या फिर इसको बांगर भी कहते हैं। इस मिट्टी का विस्तार घाघरा, गंडक, दोआब। अब देखो, हाँ, घाघरा, गंडक, दोआब जो बताने वाले थे उसको तो बताया नहीं। देखो ये है, अब यहाँ से गई है ये गंगा नदी गई, अब यहाँ से आई है घाघरा और फिर यहाँ से आई है गंडक, और यहाँ इसके बगल बूढ़ी गंडक हो गई। अब देखो यही जो दोआब बन रहा है, इन दोनों नदियों के बीच का क्षेत्र जो है ये दोआब है। तो ये काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र होता है, दोआब वाला इलाका काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र होता है। तो ये क्या है, घाघरा गंडक का दोआब है, और ये बूढ़ी गंडक का दोआब है। बूढ़ी गंडक और गंडक का दोआब है इसके बीच वाला ये इलाका। तो इसी के बीच जो है क्या पाई जाती है, ये मिट्टी, कौन सी मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। आगे देखो, इसका विस्तार, किसका विस्तार, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर आदि क्षेत्रों में है। पूर्णिया देखो, पूर्णिया कहाँ पड़ता है, पूर्णिया पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है। 3 जिले हमने बताए थे ना पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करने वाले, कौन कौन से, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये 3 जिले बताए थे ना। अब देखो सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर आदि क्षेत्रों में ये ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब देखो पुरानी जलोढ़ मिट्टी में होता क्या है, देखो यहाँ से प्रश्न बनता है। इस मृदा में चूना और पोटास की अधिकता होती है। किसकी, चूना और पोटास की अधिकता होती है। अच्छा बताओ, अम्लीय मिट्टी जो होती है, अम्लीय मिट्टी, इसको सही करने के लिए क्या इसमें डाला जाता है, इस मिट्टी को सही करने के लिए क्या इसमें डाला जाता है। इसमें चूना डाला जाता है या फिर जिप्सम डाला जाता है, जिप्सम, ठीक है, जिप्सम डाला जाता है, तब ये मिट्टी सही हो जाती है। मतलब इसमें आप कुछ भी मतलब बुआई कर सकते हैं, इसमें चूना डाल दो या फिर जिप्सम डाल दो, ठीक है। तो देख लो, अब इसमें कौन सी क्या ज़्यादा पाया जाता है, चूना भी पाया जाता है और पोटास की अधिकता होती है। अच्छा एक चीज़ ये बताओ, भारत की सभी मिट्टियों में किस चीज़ की कमी होती है, वो चाहे जो मिट्टी हो, किस चीज़ की कमी है, चलो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो भारत की सभी जितनी भी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं उसमें एक चीज़ ऐसी है जो कम ही होगी, पूरे भारत की मिट्टी में वो कमी होती है। बताओ ये क्या है, ये है नाइट्रोजन। पूरे भारत की कोई भी ऐसी मिट्टी नहीं है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती हो। सभी मिट्टियों में ज़्यादा मतलब कम मात्रा में ये नाइट्रोजन पाया जाता है, और इसीलिए आप लोग यूरिया का यूज करते हैं। यूरिया का यूज होता है। अब बताओ, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि यूरिया में कितने % नाइट्रोजन होता है, आप लोग हमको बताओ कमेंट करके ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पुरानी जलोढ़ का कहाँ तक विस्तार है, पुरानी जलोढ़ का सहरसा में है, पूर्णिया में है, दरभंगा में, मुजफ्फरपुर किसके लिए फेमस है, लीची के लिए फेमस है, आदि क्षेत्रों में भी है। और देखो, इस मृदा में चूना, पोटास की अधिकता होती है, फास्फोरस एवं नाइट्रोजन की कमी होती है। देखो, फास्फोरस की भी, नाइट्रोजन की भी कमी होती है। अब देखो, जो मेन बात है, इसकी प्रकृति जो होती है, इस मिट्टी की प्रकृति जो होती है वो क्षारीय होती है। क्षारीय का मतलब क्या, देखो, जब हम पीएच पैमाना देखते हैं, पीएच पैमाने पे देखते हैं तो ये पे 14, 1 से लेकर 14 तक होता है पीएच पैमाना, ठीक है। अब 1 से लेकर 14 तक होता है, 1 से शुरू होता है। अब 1 से लेकर 7 तक, यहाँ मान लो 7 तक क्या होता है, अम्लीय होता है। और 7 के बाद अगर पीएच वैल्यू 7 के बाद आ रही है तो क्षारीय हो जाएगी, ठीक है। चलो देखो, मेन बात इसमें देखो, इसमें चूना और पोटास की अधिकता पाई जाती है और फास्फोरस एवं नाइट्रोजन की कमी होती है। जितनी भी मिट्टी आप पढ़ेंगे सब में नाइट्रोजन की कमी होगी, तो भारत में सभी मिट्टियों में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, ठीक है। इसकी प्रकृति कैसी होती है, पुरानी जलोढ़ की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है, ठीक है। अब इसमें मुख्य रूप से धान, गेहूँ, मक्का, तंबाकू, गन्ना आदि उगाए जाते हैं। आपसे पूछेगा कि बताओ बिहार की कौन सी मिट्टी में तंबाकू उत्पादित किया जाता है, तो आप तुरंत बताएंगे पुरानी जलोढ़। अच्छा, करंट का एक प्रश्न है, आप लोग बताओ हमको, बिहार के किस जिले में विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बन रहा है। ये मतलब ये
अंकोर वाट जो कंबोडिया में मंदिर है उससे भी बड़ा मंदिर बन रहा है। बिहार के किस ज़िले में बन रहा है, आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये चीज़, ठीक है। अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। देखो नवीन जलोढ़ के बारे में देखते हैं। नवीन जलोढ़ को खादर कहते हैं। नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाए गए अवसादों से खादर मिट्टी का निर्माण होता है। इस मिट्टी का विस्तार गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा की निचली घाटियों से होता है। नवीन जलोढ़ का किससे होगा? गंगा से होगा, गंडक से होगा, बूढ़ी गंडक से होगा, कोसी से होगा, महानंदा की निचली घाटी में ये होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। इस मिट्टी का रंग भूरा, किस मिट्टी का रंग? नवीन जलोढ़ का रंग जो है भूरा होता है। इसमें बालू, चीका की प्रधानता होती है, ठीक है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। देखो सब में जितनी मिट्टियाँ हैं भारत की, हमने बताया ना, भारत की जितनी मिट्टियाँ हैं उसमें जो है नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग दक्षिण बिहार की मिट्टी के बारे में हम लोग देखते हैं। देखो दक्षिण बिहार की मिट्टी में कौन कौन सी मिट्टी है। अब उधर साइड में वहाँ जो एक वो बनाया था, इंडेक्स टाइप का बनाया था, वहाँ पे दिखाया गया है कि मतलब दक्षिण बिहार में कौन कौन सी मिट्टी होती है। देखो टाल मिट्टी होती है, ठीक है। दक्षिण बिहार की मिट्टी का विस्तार गंगा नदी तथा छोटा नागपुर के मध्य में है। अब दक्षिण बिहार और छोटा नागपुर पठार के बीच में, अब उधर पठार पड़ जाएगा और इधर दक्षिण बिहार में उधर गंगा हो जाएगा, गंगा के नीचे और पठार के ऊपर, यानी कि जो है यही कह रहा है कि दक्षिण बिहार की मिट्टी का विस्तार गंगा नदी तथा छोटा नागपुर पठार के मध्य है। मिट्टी की संरचना के आधार पर दक्षिण बिहार की मिट्टी को 4 भागों में बांटा जाता है। जैसे उत्तर बिहार की मिट्टी को 4 भागों में बांटा गया, वैसे ही दक्षिण बिहार की मिट्टी को हम कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले टाल मिट्टी क्या होती है? देखो टाल निम्न भूमि का क्षेत्र है जो वर्षा ऋतु में जल प्लवित रहता है। जल प्लवित का मतलब जल से भरा हुआ रहता है। टाल मिट्टी का विस्तार गंगा के दक्षिण तट पर बक्सर से भागलपुर तक 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। अब तुम हमको ये बताओ कि बक्सर कहाँ है और भागलपुर कहाँ है। देखो ये है बिहार, ये बिहार का मैप हो गया, रफ मैप हो गया। अब देखो बक्सर पड़ता है लगभग यहाँ पड़ता है बक्सर, और भागलपुर पड़ता है यहाँ, जहाँ से गंगा नदी बाहर जाती है। गंगा नदी कहाँ से बाहर जाती है? भागलपुर और कटिहार और भागलपुर से सीमा बनाते हुए बाहर निकल जाती है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक लगभग कितनी चौड़ी? 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। इसी के बीच कौन सा मिट्टी पाई जाती है? टाल मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। देखो यह मिट्टी जो है मोटे कड़ों वाली धूसर रंग की एवं भारी मिट्टी होती है। इस मिट्टी में रबी फसलें अच्छी होती हैं। यह क्षेत्र दलहन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मतलब ये क्षेत्र जो है दलहन उत्पादन के लिए फेमस है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि बिहार में दालें कहाँ अच्छी उगाई जाती हैं, और आपको 3 जिला दे देगा उत्तर बिहार का और फिर 1 जिला दे देगा दक्षिण बिहार का, क्योंकि ये जो है कहाँ से कहाँ तक पाया जाए, लगभग बक्सर से लेकर भागलपुर तक एक 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है, जिसके बीच में ये मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? टाल मिट्टी। और ये किसके लिए फेमस है? दाल के लिए फेमस है, ठीक है। अब देखो दूसरी मिट्टी कौन सी है, दूसरी मिट्टी के बारे में देख लो। दूसरी मिट्टी है कगारी मिट्टी। गंगा नदी के दक्षिण एवं सोन, फल्गु, पुनपुन, क्यूल नदियों के किनारे इस मिट्टी का विस्तार है। मतलब जितनी नदियां हैं दक्षिण बिहार की, सभी के आसपास में इसका विस्तार है। इसकी उर्वरा शक्ति कुछ कमज़ोर होती है। यह मिट्टी जो है मोटे अनाज एवं सब्जी उत्पादन के लिए फेमस है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताओ बिहार में कौन सी ऐसी मिट्टी पाई जाती है जो कि मोटे अनाज और सब्जी के लिए फेमस है? तो ये कौन सी मिट्टी है? कगारी मिट्टी है, ठीक है। इस मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? मक्का है, सरसों है और मिर्च है, ठीक है। मतलब इस मिट्टी में, कगारी मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? मक्का की फसल उगाई जाएगी, सरसों की फसल उगाई जाएगी और मिर्च की फसल उगाई जाएगी, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखो पुरानी जलोढ़ के बारे में देख लो। पुरानी जलोढ़, या फिर इसको क्या कहते हैं? करैल या फिर केवाल मिट्टी भी कहते हैं इस मिट्टी को। इस मिट्टी का विस्तार बक्सर, उत्तरी गया, पटना, नालंदा, मुंगेर से लेकर भागलपुर तक। मतलब ये भी बक्सर से स्टार्ट हो रही है और उत्तरी गया मतलब उत्तर का गया हो गया, पटना,
नालंदा, मुंगेर से लेकर भागलपुर तक ये मिट्टी भी फैली हुई है। इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति अधिक होती है। इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति अधिक होती है। इसमें जल सोखने की क्षमता भी अधिक होती है। इस मिट्टी का रंग गहरा भूरा, पीला, हल्का होता है। इस मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? मक्का है, धान है, बाजरा है, आलू है, अरहर है, गेहूँ आदि है। ठीक है, मतलब पुरानी जलोढ़ की उर्वरा शक्ति बेहतरीन है, यहाँ पे अच्छी है इसकी, और इसमें जल सोखने की जो क्षमता होती है वो अधिक होती है। और जो है इसमें कौन कौन सी फसलें की जाती हैं? मक्का की फसल की जाएगी, धान की फसल की जाएगी, बाजरे की फसल की जाएगी, आलू की फसल बोई जाएगी इसमें, और अरहर की फसल बोई जाती है, और गेहूं की भी बोई जाती है साथ में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो लाल मिट्टी के बारे में देख लो। लाल मिट्टी या फिर इसी को पथवर मिट्टी, आपसे प्रश्न पूछेगा कि इनमें से किस मिट्टी को पथवर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? तुरंत लाल मिट्टी जहाँ दिख जाए वहीं लगा दो लाल मिट्टी। अब लाल मिट्टी में अधिकतर जो है मसाले उगाए जाते हैं, और लाल मिट्टी में काजू की खेती होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो, पश्चिम में कैमूर श्रेणी के निकट से पूर्वी राजमहल की उच्च भूमि तक 8 से 15 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में इस मिट्टी का विस्तार है। ठीक है, किस मिट्टी का? लाल मिट्टी का। कहाँ से कहाँ तक? देखो पश्चिमी कैमूर। अब देखो कैमूर कहाँ पड़ता है? कैमूर जिला कहाँ है? कैमूर जिला बिहार में। देखो ये कैमूर जिला किससे सीमा साझा करता है? उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। तो कह रहा है कि पश्चिम में कैमूर श्रेणी के निकट, कैमूर श्रेणी ये हो गई। कैमूर श्रेणी मतलब यहाँ पे एक श्रेणी पाई जाती है नीचे की तरफ, कैमूर श्रेणी के निकट राजमहल की उच्च भूमि तक। राजमहल की पहाड़ियाँ किधर है? राजमहल की पहाड़ियाँ इस साइड पड़ती हैं, इधर की साइड में, मध्य प्रदेश की साइड में आप चले जाओगे तो राजमहल की पहाड़ियाँ आपको मिलेंगी। राजमहल की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से होती हुई ये आपको चले जाओ राजस्थान में, ये राजमहल की पहाड़ी है जिसमें अरावली पर्वत है। ठीक है, तो राजमहल की उच्च भूमि तक 8 से 15 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। इस मिट्टी का विस्तार हुआ है। किस मिट्टी का? लाल मिट्टी का। और यही मिट्टी जो है इधर की तरफ भी मतलब आ गई है आपकी, थोड़ी सी बिहार में भी है। कहाँ है? पश्चिमी कैमूर श्रेणी में, मतलब कैमूर जिला में पश्चिम में कैमूर श्रेणी के निकट। ठीक है, अब देखो इसमें और क्या है। यह मिट्टी जमुई, मुंगेर, खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र में, बांका, नवादा, औरंगाबाद के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। ये मिट्टी कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो इस मिट्टी में रेत एवं कंकड़ की बहुलता होती है एवं इसकी उर्वरा शक्ति काफ़ी कम होती है। इस मिट्टी में जल संग्रहण करने की क्षमता भी कम होती है। लौह तत्व की प्रधानता के कारण लाल रंग की दिखाई देती है और इसकी प्रकृति अम्लीय होती है, मतलब पीएच वैल्यू कितना? 7 से कम होता है। इस मिट्टी में मक्का की खेती की जाती है, ज्वार की, बाजरा की, अरहर की और मोटे अनाज उपजाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो लाल बलुई मिट्टी कैमूर एवं रोहतास के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में बालू और लेटेराइट मिट्टी के अंश भी पाए जाते हैं। इस मिट्टी में मुख्य रूप से ज्वार की खेती की जाती है, बाजरे की, मक्का की और मोटे अनाज उपजाए जाते हैं। ठीक है, तो ये मिट्टी वाला हमारा समाप्त होता है। अब हम लोग देखेंगे अगला देखेंगे हम लोग क्या? वन एवं वन्यजीव, वन और वन्यजीव देखेंगे। देखो बिहार कैसा प्रदेश है? बिहार एक मानसूनी प्रदेश है। और बिहार की जलवायु कैसी है? हमने बताया था आपको, उपोष्ण जलवायु। क्यों है उपोष्ण जलवायु? क्योंकि बिहार में जो है उपोष्ण जलवायु इसलिए है क्योंकि बिहार के अंदर जो है बिहार का जो मैप है, वो बिहार का मैप जो है, जो मतलब अक्षांशीय विस्तार है बिहार का, वो 24 डिग्री अक्षांशी से शुरू होता है। 24 अक्षांशी से शुरू होता है और जो है कहाँ तक चलता है? ये 24 अक्षांशी से शुरू होता है और ये चलता है आपका 27 तक जाता है। 27 तक जाता है ये, इसीलिए ये जो है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। तो इसीलिए इसकी जलवायु कैसी मानी जाती है? उपोष्ण जलवायु मानी जाती है। ठीक है, तो बिहार एक मानसूनी प्रदेश है। मानसूनी प्रदेश का मतलब यहाँ पे मानसून आता है। कहाँ से आता है? आपका उस क्षेत्र से, बंगाल की खाड़ी से।
यहाँ मुख्य रूप से मानसूनी पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कैसे वन पाए जाते हैं? मानसूनी और पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इस पर्णपाती वनों को उनकी विशिष्टता के आधार पर दो भागों में बांट दिया, आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, अब देखते हैं आर्द्र पर्णपाती वन कौन होता है और शुष्क पर्णपाती वन कौन सा होता है। देखो, आर्द्र पर्णपाती वन ये वह उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, मतलब ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर औसतन वर्षा 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ठीक है, तो बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? देखो, किशनगंज में पाए जाएंगे, पश्चिमी चंपारण में पाए जाते हैं या वाल्मीकि नगर वन, तथा नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। ऐसे वनों में कौन कौन से वृक्ष होते हैं? देखो, साल होता है, सेमल होता है, जामुन का होता है और सागवन का होता है, वृक्ष मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इस वनों में सवई घास, हाथी घास, नरकट से, जिसे पुराने समय में जो है वो निब बनाया जाता था, वही है नरकट, बेंत आदि झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। ठीक है, अब देखो शुष्क पर्णपाती वन कौन कौन से हैं? शुष्क पर्णपाती वन किसे कहते हैं? ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा औसतन कितनी होती है? 120 सेंटीमीटर होती है। जहाँ पर वर्षा जो है औसतन 120 सेंटीमीटर होती है। बिहार के अधिकांश भागों में इसी प्रकार के वन पाए जाते हैं, शुष्क पर्णपाती वन। आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताओ बिहार में सबसे अधिक कौन से वन पाए जाते हैं, तो आप सीधा आंसर करिएगा शुष्क पर्णपाती वन। ये वन कैमूर की पहाड़ी में, मुंगेर में, जमुई में, बांका में आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों में शीशम, अमलतास, साल, खेरा, महुआ, पलास, जामुन, बांस आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिहार के वन्यजीव अभयारण्य के बारे में देख लो। देखो यहाँ देखो, बिहार के वन्यजीव अभयारण्य। बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसको सबको पता है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे पड़ता है ये वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान? पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। और 12 वन्यजीव अभयारण्य हैं। कितने? 12, सिर्फ 12 वन्यजीव अभयारण्य हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं। देखो, ये है मतलब अभयारण्य, ये स्थान है और ये उसकी विशेषता है। देखो, वाल्मीकि नगर उद्यान, ये कहाँ पे पड़ता है? पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। बिहार का राष्ट्रीय उद्यान मतलब, अच्छा आप लोग ये प्रश्न बताओ कि भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? दूसरा प्रश्न हमको ये बताओ कि भारत का, चलो ठीक है बता दे रहा हूँ मैं, 106 राष्ट्रीय उद्यान है। अब आप लोगों को ये बताओ कि 106वां जो राष्ट्रीय उद्यान बना है वो कौन सा बना है? 106वां जो राष्ट्रीय उद्यान बना है वो कौन सा बना है? किस राज्य में, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है? सर्वाधिक नेशनल पार्क है। एनपी का मतलब नेशनल पार्क है। ठीक है, और ये बताओ आप हमको किस भारतीय राज्य या फिर यूटी में, यानी कि यूनियन टेरिटरी में सर्वाधिक वन्यजीव अभयारण्य हैं? कहाँ पे? मतलब किस राज्य या फिर यूटी में? राज्य और यूटी दोनों को मिला के बताना है आपको कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है, इतने प्रश्न आप हमको जो है कमेंट में बताइए आप लोग। अब देखो, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। देखो, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ रहा है? पश्चिमी चंपारण में। यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें बिहार के सबसे घने वन पाए जाते हैं। आपसे पूछेगा कि भाई बताओ आप बिहार में सबसे घने वन कहाँ पाए जाते हैं? तो पश्चिमी चंपारण में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे बढ़ो। देखो, एक है भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पड़ता है? मुंगेर। अब मुंगेर कहाँ पे है? मुंगेर है दक्षिणी बिहार का हिस्सा और ये मुंगेर प्रमंडल में भी पड़ता है। ये कितना, मतलब इसका क्षेत्रफल कितना, ये नहीं पूछा जाने वाला क्षेत्रफल कितना है क्या है, बस आपसे ये पूछेगा कि भीम बांध एवं वन्यजीव अभयारण्य। भीम बांध एवं वन्यजीव अभयारण्य मतलब ये बांध भी है और वन्यजीव अभयारण्य भी है। तो ये कहाँ किस जिले में पड़ता है? मुंगेर में पड़ता है। यहाँ पे क्या इसकी क्या विशेषता है? मगरमच्छ पाए जाते हैं, सूअर पाया जाता है, भालू पाया जाता है, तेंदुआ इसके लिए फेमस है। गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है? गया में। गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य कहाँ है? गया में है। ठीक है, गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य है, इसको ध्यान रखो आप। कांवर झील वन्यजीव अभयारण्य, हाल ही में इसको जो है आई थिंक आर्द्र भूमि का दर्जा भी दिया गया है इसको। ये बेगूसराय में पाया जाता है, बेगूसराय कन्हैया कुमार वाला जिला। कांवर झील वन्यजीव अभयारण्य, इसमें साइबेरियाई पक्षियों का आश्रय स्थल है। रामसर सूची में देखो, ये रामसर सूची में शामिल बिहार का एकमात्र आर्द्र भूमि क्षेत्र है ये कांवर झील।
अच्छा आप लोग ये बताओ हमको, जैसे यहाँ पे दिया है ना साइबेरियाई पक्षी, तो साइबेरियाई पक्षी के लिए कौन सा, बिहार में नहीं भारत में साइबेरियाई पक्षियों के लिए कौन सा नेशनल पार्क फेमस है? आप लोग हमको बताओ कहाँ पे है ये साइबेरियाई पक्षियों के लिए, पक्षियों का आश्रय स्थल जैसे यहाँ पे है इसमें कांवर झील में, तो वैसे ही पूरे भारत में किस जगह पे आती हैं साइबेरियाई पक्षी, कौन से नेशनल पार्क के अंतर्गत आती हैं? ठीक है, और आगे बढ़ जाओ। देखो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे पड़ता है? रोहतास में। कितना है, कितना वर्ग में फैला हुआ है इसकी कोई ज़रूरत नहीं, बस ये जानो आप लोग कि कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? रोहतास में। नागीबाद, नागीबाद पश्चिम बिहार जमुई में पड़ता है। और देखो ये देख लो, ये सबसे छोटा अभयारण्य है, सबसे छोटा अभयारण्य है। नकटी डैम वन्यजीव अभयारण्य जमुई में ये भी है, और ये इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। पंत वन्यजीव अभयारण्य, पंत वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ है? नालंदा राजगीर में, नालंदा राजगीर में है। और ये कितना फैला हुआ है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको। देखो आगे बढ़ो, एक सेकंड, देखो पंत वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? नालंदा में है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पड़ेगा? वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में। कुशेश्वर स्थान पक्षी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पड़ता है? दरभंगा में पड़ता है। और ये भी साइबेरियाई पक्षियों के आश्रय स्थल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और आगे बढ़ जाओ। देखो विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? भागलपुर में है। भागलपुर वही जहाँ से भागलपुर और कटिहार से जहाँ से होके गंगा नदी बाहर की तरफ निकल जाती है। और ये जो है भारत के पहले डॉल्फिन, याद रखना इस चीज़ को, भारत के पहले डॉल्फिन अभयारण्य के रूप में इसको प्रसिद्धि मिली है। अब देखो बरैला सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ है? बरैला, ये है वैशाली में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आज देखते हैं और आगे क्या है। देखो अब आ गया वन्य स्थिति रिपोर्ट 2021, मतलब बिहार में वनों की क्या स्थिति है, कौन से ज़िले में वन ज़्यादा पाए जाते हैं, कौन से ज़िले में वनों का घनत्व ज़्यादा है, किस ज़िले में वनों का प्रतिशत ज़्यादा है, ये सारी बातें आगे बताई गई हैं। इसको हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।